नंबर 3, ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर, प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना मार्च 2018 में ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्य धारा में समावेशन एवं समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिलाने के संदर्भ में हुई थी। ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर इस संदर्भ में रिसर्च एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम लगातार करता रहा है। साथियों, यहाँ मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी खुद को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सभी के माइक ऑन रहेंगे तो आपको हमारे स्पीकर की आवाज क्लियर सुनाई नहीं देगी। अगर आप कुछ क्वेश्चन भी बीच बीच में करना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं, या आप इसके मैसेज के चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक और चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि आप अपने पार्टिसिपेंट लिस्ट में देखेंगे, जो भी स्पीकर बोल रहे हैं अगर आप उनको पिन कर लेंगे तो आपके स्क्रीन पे शो होंगे। तो आगे चलते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमने अपने पहले वेबिनार इंक्लूजन ऑफ थर्ड जेंडर इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर के 8 मुख्य उद्देश्यों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। इन उद्देश्यों में 7वें नंबर का हमारा उद्देश्य था ट्रांसजेंडर कौशल वृद्धि के लिए पाठ्यक्रम निर्माण एवं सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करना। हम अपने इस उद्देश्य के संदर्भ में लगातार कार्य कर रहे हैं और एक ब्रिज कोर्स भी जल्द से जल्द शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी रूपरेखा लगभग प्रोफेसर राजेश के मार्गदर्शन में तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ कैरिकुलम डेवलपमेंट में भी इस सेंटर की स्थापना के समय से ही हम काम कर रहे हैं। प्रिय प्रतिभागियों, ये तो था अब तक का हमारा इस क्षेत्र में कार्य करने का छोटा सा विवरण। अब हम आज के वेबिनार के विषय में आते हैं। साथियों, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। तो शिक्षा पर उन्होंने जो हरिजन पत्रिका में एक अपनी कोटेशन बात कही थी, उससे शुरू करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से अभिप्राय है बच्चे व व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा में विद्यमान श्रेष्ठ तत्व का प्रकटीकरण व चाहुमुखी विकास। मतलब कि गांधी जी के लिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे एक इंसान का बहुमुखी विकास होता है। तो इसी संदर्भ में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की भी अवधारणा दी है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी शिक्षा को सर्वांगीण विकास का एक माध्यम मानते हैं। इसी संदर्भ में आज हम जो बात कर रहे हैं, स्पेशली हमारे ट्रांसजेंडर साथियों के लिए, कि कैसे शिक्षा व्यवस्था में इनकी जो पाठ्यक्रम निर्माण है, उनके जो एलिमेंट है उनको शामिल किया जाए। अगर हम आजादी के बाद से भारत की शैक्षणिक व्यवस्था में पाठ्यक्रम का अध्ययन करें तो ट्रांसजेंडर विषय का हमारे पाठ्यक्रमों में ना के बराबर जिक्र मिलता है। आज का हमारा वेबिनार इसी संदर्भ में कैरिकुलम डेवलपमेंट फॉर ट्रांसजेंडर एट स्कूल लेवल इश्यूज एंड कंसर्न पर फोकस है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के प्रोग्राम में हमारे पहले वक्ता प्रोफेसर राजेश से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे इस विषय पर प्रकाश डालें। प्रोफेसर राजेश डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट कंटिन्यू एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में हेड रह चुके हैं एवं वर्तमान में यहाँ प्रोफेसर है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय और सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी सारी कमेटी में मेंबर भी हैं। आप ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर के संस्थापक हैं एवं आपके काफी सारे आर्टिकल नेशनल और इंटरनेशनल पत्र पत्रिकाओं में छपे हुए हैं। आपके द्वारा काफी सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वर्तमान में आपके अंदर 8 शोधार्थी पीएचडी के आपकी गाइडेंस में काम कर रहे हैं। तो सर प्लीज आप आइए और इस विषय पर अपने विचार रखें। Thank you, Dr. Vishal. Thank you, Vishal. जी सर जी, आपकी आवाज आ रही है सर? Today uh, we will be interacting on transgender issues and concerns in school curriculum. For today's webinar, we have with us Romir Goel, advocate from Chhattisgarh High Court, Dr. Pawan,
Dr. Rajiv, they are there. Vishal is coordinating. Rameswar is giving the technical support. Nitish Anand providing the vote of thanks, and other scholars or other members from the organizations have joined from R1 NGO and other field. जैसा कि विशाल ने बताया, मैं सोच रहा हूं मैं भी हिंदी में ही बोल दूं, विशाल ने बोला है तो जैसा कि विशाल ने बताया कि हम लोग कई वेबिनार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर और ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 के ऊपर कई वेबिनार हम लोगों ने किए हैं। तो मैं सोच रहा था कि जब मैं बोलूं तो ज्यादातर जो अपने स्टूडेंट और स्कॉलर है उनके लिए कोई चीजें रिपीटेटिव न हो, तो आज जो हम लोग विशेष करके हमारे जो पैनल के लोग हैं, पैनलिस्ट हैं, वो आज ज्यादातर बोलेंगे करिकुलम से रिलेटेड। और विशाल ने बताया कि आज का वो ऑस्पिशियस डे है जिसमें कि हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हैं और उनके ट्रूथ नॉन वायलेंस का जो मुहिम रहा है उसको याद करते हैं। और शिक्षा की मशाल को जलाने के लिए ये जो थर्ड जेंडर है, जिनके लिए एक नया प्रयास ट्रांसजेंडर एक्ट के माध्यम से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हुआ है, उसको हम कंटेंट और करिकुलम में देखने की कोशिश करेंगे, विशेषकर दिल्ली एनसीआर या मेबी की पूरे भारत के संदर्भ में। अभी अभी विशाल बता रहे थे कि ट्रांसजेंडर फ्रेंडली हमारा कंटेंट करिकुलम नहीं हुआ। एक मॉडल है रुद्रानी कम्युनिटी से हैं और मॉडल के रूप में कई बार कहती हैं कि अगर आप बायोलॉजी की किताब निकाल के देख लें, जहां की रिप्रोडक्टिव इशूज या रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकी चीजों की बात होती है, तो वहां पर मेल फीमेल की चर्चा में कहीं भी ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर या इस तरह के वेरिएशंस की चर्चा इवन की बायोलॉजी बुक में भी नहीं होती। हम लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के मेडिवल पीरियड में किस तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कैसे रिप्रेजेंट किया, क्या उनका हिस्टोरिकल पहलू रहा, कैसे अंग्रेजों के बीच में उनको जो है ट्राइबल के साथ जोड़ करके एक पनिश किया गया। वो सारी चीजों को, हिस्टोरिकल पहलू को आज हम रिपीट नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि बार बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय है कि वो एक्ट को ध्यान में रखते हुए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से इसको कंटेंट और करिकुलम में ऐड करने के हमारे क्या प्रयास थे, क्या है, क्या रहेंगे। तो आज के दिन में जो हम लोग जानते हैं कि जो एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे कंटेंट और करिकुला बनाती है, उसका भी प्रयास प्रारंभ हो गया है कि किस तरह से ट्रांसजेंडर को चीजों में जोड़ा जाए और जिन चीजों को वो ऐड करने जा रहे हैं ट्रांसजेंडर एंड कंटेंट और करिकुलम में, उसके जो थोड़े ड्राफ्ट वो हैं वो भी हमारे सामने है कि वो क्या चीज है, क्या नहीं है, उस एस्पेक्ट को उसके माध्यम से। इसके अलावा ट्रांसजेंडर का जो दिल्ली के स्कूलों में, जो हम लोग कई बार चर्चा में आते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में स्पेस के माध्यम से, दिल्ली सरकार के सपोर्ट से और नीदरलैंड गवर्नमेंट के सपोर्ट से एक पर्पल बोर्ड नाम से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जिधर मैं बैठा हुआ, रोहिणी का नाम उसमें आता है, और सहादरा एरिया में एफर्ट्स हुआ कि पर्पल स्कूल के माध्यम से एक ट्रांसजेंडरली फ्रेंडली वॉशरूम प्रोवाइड कराए जाएं और जो टीचर्स हैं उनको इंक्लूसिव इसके विषय में बताया जाए, मैंने सोशल एक्सक्लूजन कहाँ है और उनको इंक्लूजन कैसे किया जाए इसके विषय में बताया जाए। तो वो स्पेस का एफर्ट्स रहा। मैं देखता हूं कि नजीब जंग जी जब दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे
तो उन्होंने एक अनूठा प्रयास किया था कि जो दिल्ली के ट्रांसजेंडर हैं वो दिल्ली के स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन ले सकते हैं, और चूंकि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो इवन जो पब्लिक स्कूलों में जो 25% वीकर सेक्शंस के लिए एडमिशन है वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास वो रिसर्चेज अवेलेबल नहीं हो पाया है कि ये पता करें कि जो नजीब जंग का जो एफर्ट्स था कि भाई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलों में दिया जाए, या वो पब्लिक स्कूलों में 25% जो उनका रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जिसकी नजीब जंग जी ने घोषणा की थी, तो वो कितना मिल पाया वो रिसर्चेज अवेलेबल नहीं है। हमारे पास वो एविडेंसेस अभी नहीं निकल के आए कि वो 25 और 28 स्कूल जिसमें कि दिल्ली गवर्नमेंट स्पेस के साथ क्लेम किया है उस स्कूल में ट्रांसजेंडर फ्रेंडली अभी भी आज की डेट में भी वो है या नहीं है, और टीचर सेंसिटाइज है या ट्रांसफर हो गए या बदल गए, ये चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक टीवी होस्ट हैं जिनका नाम रोज वेंकटेश्वर है। रोज वेंकटेश्वर ने अपनी स्टोरी लिखी है कि जब हम, वो एक्टर हैं एक तरह से टीवी होस्ट है, रोज का नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने उसमें दिया कि स्कूल लेवल पर कैसे ये कम्युनिटी के साथ बुलिंग होती है, उनके साथ मिसबिहेव होता है, और किस तरह से उनके साथ तरह तरह के जो इव टीजिंग या ऑल काइंड ऑफ वायलेंसेस, सेक्सुअल वायलेंसेस होते हैं, और इसलिए वो स्कूल लेवल पे जाने में एप्रिहेंशन उनका होता है। और इसीलिए जब हम लोग कई बार रिपीट करके कहते हैं कि सिंस सो मेनी इयर्स वी आर ट्राइंग थ्रू आवर ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर कि ट्रांसजेंडर का एडमिशन हो जाए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में, तो कुछ इक्का दुक्का अप्लाई करते हैं। एक एविडेंस अभी मैं देख रहा था जहां पर सीबीएसई ने एडमिट किया है, 1 साल की बात है, वेरी सून, कि जहां पर उन्होंने कहा कि इस कैटेगरी में 9 क्लास 12 में एडमिट हुए और 10 जो है जो क्लास 10 लेवल पर 6 एडमिट हुए एमोंग इतने मेल इतने फीमेल के बीच में। यानी ये हो सकता है कि वो ट्रांस मैन ट्रांस वीमेन के रूप में अलग आइडेंटिटी से वो स्कूलों में एडमिट हो, वो ट्रांसजेंडर के आइडेंटिटी से नहीं हो। यानी स्कूल लेवल पे जो उनके इंक्लूसिवनेस का एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत रोजी नहीं है आज की डेट में, जब हमारा एक्ट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया है। और कंटेंट और जो करिकुलम है जिसके लिए अब हम प्रयास करते हैं, जो हमने कहा कि एनसीईआरटी भी कोशिश कर रही है, एससीईआरटी के लेवल पे हमारे डॉक्टर पवन भी हैं, एससीईआरटी ने भी एक एफर्ट्स किया था कि जहां पर कि कम्युनिटी के ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बुराड़ी एरिया ले लीजिए या तुर्कमान गेट ले लीजिए, जहां पर इस कम्युनिटी समुदाय के ज्यादातर लोग रहते हैं, तो वो ज्यादातर लोगों के लिए एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी के लिए एससीईआरटी ने एफर्ट्स किया था, और टीचर्स को भी ट्रेन करने का एफर्ट्स किया था, और एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी उनकी पाइपलाइन में थी कि इनको चला करके हमें एफर्ट्स करना है। दिल्ली गवर्नमेंट में भी एफर्ट्स हुआ कि जब नालसा जजमेंट के बाद अप्रैल 2014 के बाद पॉलिसी आ जाने के बाद उनके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ने या सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का जो स्टेट लेवल की बॉडी है उसने ये कोशिश की कि दिल्ली में 7 मेंबर कमेटी ट्रांसजेंडर बोर्ड के रूप में बनाया जाए। हमारे अनुसार जो है आज की डेट में बनाया जायका है, बन के तैयार हो गया, मेरे पास वो डाटा अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए हमने विशाल को कहा था कि कोशिश करो कि दिल्ली वेलफेयर बोर्ड बन गया कि नहीं 7 मेंबर कमेटी, जिससे कि हम ये कोशिश करें कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में जो उनका करिकुलम में कैसे इंटीग्रेशन होता है वहां पर हम ये कोशिश कर पाए। एक नेशनल लेवल एक संस्था होने के कारण हम लोग नेशनल लेवल के डॉक्यूमेंटेशन और डिसिमिनेशन का जो यूनिवर्सिटी का एफर्ट्स है उसमें हम ये देख पाते हैं कि ये जो एक्ट के विषय में जो हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अभी हम कोट कर रहे हैं कि सवाल सिर्फ कम्युनिटी के लोगों को ही हमें अवेयर करने का नहीं है,
कंटेंट करिकुलम या को करिकुलम के माध्यम से, बल्कि जो इवन रुद्रानी ने भी कहा, ने भी कहा जो इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा मेल टीचर्स को, पेरेंट्स को, कम्युनिटी के लोगों को सेंसिटाइज करना है। वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, स्पेशली स्कूल लेवल के कंटेंट और करिकुलम में। और जो बात मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर हम स्कूल लेवल पर देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखें, या हम जो सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट 2030 है उसको देखें, जिसकी लाइट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि या ट्रांसजेंडर एक्ट के चैप्टर 1 को देखें, यानी 9 चैप्टर में चैप्टर 1 को देखें, जिस तरह से फैमिली की बात की गई है, जिस तरह इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, जिस तरह इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, जिस तरह से उनके एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में इंटीग्रेशन की बात की गई है, तो वो चीजें हमारा एक प्रोसेस अभी स्टार्ट होना है या हो रहा है। इस प्रक्रिया को के होने में जो एक आवश्यक पहलू है वो ये है कि जो फैमिली है, फैमिली सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है जहां पर कि कम्युनिटी के लोगों को जोड़ना है। क्योंकि जब हम पेरेंट्स के सेंसिटाइजेशन की बात जो कह रही हैं, कम्युनिटी के लोग जो रोज कह रही हैं, टीवी होस्ट या जो अपने यशवंत सिंह जी हम सफर ट्रस्ट के हैं वो बात करते हैं, तो उसमें ये सामने निकल के आता है कि हम उनको फैमिली और पेरेंट्स का इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट रूप में होता है। और लास्ट टाइम मैंने ये कहा कि अभी करंट में 2020 में इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में कैसे अब जो भारत सरकार है वो अलग अलग स्टेट्स में, और करेंटली 13 स्टेट्स में, जो एक धरोहर के नाम से, धरोहर जैसे ओल्ड एज होम होता है उसी तरह से एक धरोहर के नाम पे ट्रांसजेंडर के लिए एक घर बनाए जाए, तो वो भी एक बनेंगे जिससे उनको की रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब उनका स्कूल के लेवल पर एक सही ढंग से इंटीग्रेशन हो। और स्कूल के इंटीग्रेशन में जहां उनको टीचर्स को, ये कम्युनिटी के लोग भी कहते हैं, जहां उनको पेरेंट्स को सेंसिटाइज करना है, कंटेंट और करिकुलम को भी हमें ट्रांस फ्रेंडली बना है, कम्युनिटी फ्रेंडली बनाना है, जिससे कि जो वेरिएशंस हैं उनको पता हो कि भाई ट्रांसजेंडर क्या है, ट्रांस मैन क्या है, ट्रांस विमेन क्या है, एलजीबीटी क्या है, जेंडर क्वेर क्या है। यानी जो एक ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला टर्म के तहत जो अलग अलग ट्रांसजेंडर शब्द का यूज होता है, टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, और उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं उस एक्सप्रेशन को कंटेंट और करिकुलम में जानना और समझना दोनों जेंडर के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे वो वेरिएशंस को एक्सेप्ट कर पाए, कंटेंट के माध्यम से, करिकुलम के माध्यम से और को करिकुलर के माध्यम से। तो जो आवश्यक है कि वो स्कूल लेवल का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहां पर टीजीटी, पीजीटी, जिसकी बात अभी पवन और राजीव जी भी जरूर करेंगे, कि उनके जो शॉर्ट टर्म कंटेंट और करिकुलम है, जो उनके टीचर्स के ओरिएंटेशन के लिए होता है, उसके कंटेंट और करिकुलम पे कैसे जो है इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। एफर्ट्स भी किया गया, कई जगह हम देखते भी हैं कि टीजीटी पीजीटी के ट्रेनिंग में इसके 1-2 सेशन होते हैं। डॉक्टर पवन ने भी 1-2 जगह एड्रेस किया है, हम लोग भी शालीमार बाग और दिलशाद गार्डन के कुछ स्कूलों में गए, इनके इंटीग्रेशन की बात की हम लोगों ने। तो वो भी हमारा एफर्ट्स होता है कि कंटेंट और करिकुलम के माध्यम से हम उनको कैसे जोड़ पाएं। और एक और जो इंपॉर्टेंट पहलू है कंटेंट और करिकुलम में जोड़ने के साथ, कि हम सिर्फ निगेटिविज्म में न जाएं कि भाई उनका ये सोशल एक्सक्लूजन हो गया, उनके साथ ये प्रॉब्लम, ये दैट इज देयर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी बात की लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी करती हैं, कि भाई हम ये मानते हैं कि भाई 90% कम्युनिटी के लोगों के साथ वायलेंस हुआ, एब्यूज हुआ, सेक्सुअल एब्यूज हुआ, ये चीजें हुई। 90%, 70 से 90 के बीच में फिगर करता है,
लेकिन जब हम स्कूल लेवल और कंटेंट और करिकुलम की हम बात करते हैं तो हमें उसमें ये चीज जोड़ने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से जो सक्सेस स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज का मतलब हो गया कि भाई कई हो सकती है। भाई लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी है, आरोहण ऑर्गेनाइजेशन से हैं, यशवंत सिंह जी हैं, स्पेस की स्टोरी, तरह तरह के ये जो इविडेंसेज हैं, इस इविडेंसेज को जोड़ा जाए। मैं एक इविडेंसेज देख पाया था, वो हालांकि निगेटिव कॉनोटेशन में था, जिसमें कि अपने जो एक टीवी एंकर है उन्होंने बताया था कि कैसे स्कूल लेवल पर क्लास 12 में उनको एक इंग्लिश के टीचर ने उनके साथ बुलिंग की थी और वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई, टेंशन में आ गई, सुसाइडल स्थिति बनी कि हमने फिर स्कूल जाना और अपने पियर को छोड़ दिया और फिर हम अपने आप को देखने लगे कि आखिर हमारी आइडेंटिटी में क्या ऐसा प्रॉब्लम है। जब हमें उन्होंने कहा कि तुम बोलो और हमने बोला तो हमारे इसमें क्या उनको अलग नजर आया जो उन्होंने टीचर ने हमारे साथ बुलिंग की। तो इस तरह की बुलिंग या वो चीजें इसलिए हो पाती क्योंकि टीचर्स या जो सपोर्टिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ है वो उन पर सही ढंग से सेंसिटाइज नहीं होते। तो उनको कैसे सेंसिटाइज किया जाए, जो सक्सेस केस स्टोरीज जो है, सक्सेसफुल केस स्टडीज है, उनको जोड़ा जाए, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को जोड़ा जाए, उनके कुछ अगर एकेडमिक अचीवमेंट्स हुए हैं, स्पोर्ट्स में हुए हैं, कल्चरल एक्टिविटीज में हुए हैं, तो वो सारे कंटेंट और करिकुलम को जोड़े जाए। वही एफर्ट्स हम लोग एनसीईआरटी लेवल पे करेंगे, वही एफर्ट्स एससीईआरटी लेवल पे होनी चाहिए। और ये होना चाहिए कि जिस भी स्टेट और कंटेंट और करिकुलम में ये चीजें हो जाए उनको ऐड करने की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए हमारा जब स्कूल लेवल की बात करते हैं, जिसके लिए एक्सक्लूसिव हमने विशाल को लगा रखा है कि दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में काम करे, तो जहां इनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस तरह के सक्सेस स्टोरीज को, इस तरह की केस स्टडीज को, इस तरह के स्कूलों पर जहां पर कि सरकार क्लेम कर रही है कि ये ट्रांसजेंडर फ्रेंडली हो जाए, उनके टीचर्स, उनके कंटेंट, उनके करिकुलम, उनके सपोर्टिंग स्टाफ से बात करके देखें कि वो कितना एस्पेक्ट सही है और कितना उनके करने की आवश्यकता है। तो ये चीजें जो है स्कूल के बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ पहले कंटेंट करिकुलम को फ्रेंडली बनाना, ट्रांसजेंडर फ्रेंडली बनाना है। और जब हम सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं उस कंटेंट और करिकुलम, तो सिर्फ कम्युनिटी की बात नहीं करते, हम बाकी स्टेक होल्डर की भी बात हमें करनी पड़ेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर में या आपके कम्युनिटी में कम्युनिटी के कितने लोग आए, कम्युनिटी के लोगों का, दूसरे समुदाय के लोगों का उनके प्रति क्या भावना है, उनके स्कूल में इंटीग्रेशन के, उनके कंटेंट में इंटीग्रेशन में वो क्या सोचते हैं, उनका सोच का मैटर करता है। जैसे कि आप विमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक चैप्टर होता है मेल रेस्पॉन्सिबिलिटी। विदाउट द सपोर्ट ऑफ मेल विमेन्स एम्पावरमेंट कैन नॉट टेक प्लेस। दिस इज व्हाई without the support of other stakeholders, female, male, family members, parents, unless they are sensitized, they understand the magnitude of the problem। हम इस समुदाय के लोगों को जो चाहे 5 लाख में या जो भी उनकी संख्या हो, अगले 2021 के इलेक्शन में हम उनकी संख्या को समझ पाएंगे, तो हम उनके लिए जोड़ने की कोशिश होगी कि नहीं, हम अपने कंटेंट करिकुलम को इस रूप में जोड़ पाए पॉजिटिव के साथ। तो विशाल, जो लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा, क्योंकि अदर रिसोर्स पर्सन भी हमारे वेट कर रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि एफर्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं कंटेंट और करिकुलम को जोड़ने का। चीजों को हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या क्या चीज जोड़ने चाहिए। और जब हमसे पूछा भी गया, जहां हम इनपुट भी दे रहे हैं, कई बार हमें कंटेंट करिकुलम कुछ बनाने भी है, तो एक्ट से रिलेटेड, न्यू एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, और कुछ अगर पॉजिटिव पहलू हैं, पॉजिटिव पहलू वो केस स्टडी हम सिर्फ निगेटिव शेयर न करें, पॉजिटिविटी के साथ लाएं। इस इतना संघर्ष होने के बावजूद भी कौन ऐसे हैं जो आगे आए, कौन ऐसे हैं जो एडवोकेट बने, कौन ऐसे हैं जो हमारे टॉर्च बियर बने कम्युनिटी के साथ, उनको आइडेंटिफाई करके, उनकी केस स्टडी को शेयर करके, कंटेंट और करिकुलम को, जैसे कम गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का
जोड़ते हैं, उस तरह से इनको जोड़ करके हम देखें कि वी आर नॉट टॉकिंग ओनली निगेटिविटी कि भाई इनके साथ ये हुआ, जो हुआ है वो तो चीजें हैं, उनको सोचते समझते हैं, लेकिन इस संघर्ष के बावजूद भी ये उनके कंटेंट और करिकुलम में जोड़ना कि आप देखिए ये पॉजिटिविटी भी है, ये लोग हैं जो इस रूप में वो आगे आए हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट पहलू है इनको हमें जोड़ने की आवश्यकता है, तो ये पहलू को हमें ध्यान में रखना है। तो विशाल मैं आज यहीं पर अभी करता हूं, फिर क्वेश्चन आंसर में रहेंगे, फिर आगे का संभाल लो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और जैसे आपने बोला कि स्कूल की जिम्मेदारी आपने दी है, सक्सेस स्टोरी को उनके लाना और लोगों के बीच उसको रखना और लोगों को सेंसिटाइज करना, तो मैं पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि इस काम को मैं पूरी जिम्मेदारी से करूं। हमारे अब समय आ गया है कि नेक्स्ट वक्ता को इनवाइट करते हैं। हमारे नेक्स्ट वक्ता है रोमिर जी। रोमिर जी ने बीए एलएलबी और एलएलएम देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। वर्तमान में रोमिर जी हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो रोमिर जी प्लीज आइए और आज के जो हमारा वेबिनार का टॉपिक है इस पे थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस और व्यू शेयर कीजिए। रोमिर जी। Thank you for the invite. First of all, I want to congratulate everyone who has joined to hear this conversation, and especially Sir, who has enlightened us on a very special topic. So today's, as far as he has covered most of the thing regarding education policy, how it has to go, and how thing has to be tackled on day-to-day basis, so that trans person can be inclusive, can be made inclusive. So स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ, अब तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें किस तरह से ट्रांस पर्सन के बारे में बात करें, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि कैसे रुद्रानी ने अपने व्यू दिए और लक्ष्मी त्रिपाठी ने अपने व्यू दिए। व्हाट आई वांट टू से इज, और सॉरी, आई थिंक रोमिर जी 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 या सॉरी, सम नेटवर्क। एम आई ऑडिबल? यस रोमिर जी। यस, स्कूल एजुकेशन, अगर स्कूल एजुकेशन में सेंसिटाइजेशन प्रॉपरली होता है तो उसको पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से लेते हैं, तो और फिर बच्चे का बहुत अच्छे से विकास उस हिसाब से हो सकता है। तो उसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मैंने कवर कुछ बनाए थे। आई जस्ट वांटेड टू से कि जैसे पहला तो हमारा संविधान इक्वालिटी का सभी को अधिकार देता है, इन डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर जेंडर और कास्ट और कम्युनिटी यू बिलोंग टू। तो उसके ऊपर अब जैसे ट्रांसजेंडर एक्ट आ गया है तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन हैं जो सर ने कवर किए हैं, बट व्हाट हैपेंस इज लाइक जो स्कूल में रहते हैं बच्चे, उनको मेडिकल इश्यूज होते हैं। मेडिकल इशू कैसे होते हैं कि सबसे पहले उनकी साइकियाट्री जो क्योंकि ये चीज़ देखना बहुत मुश्किल होता है, इसको समझ पाना ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि जो ट्रांस बच्चे होते हैं उनकी विजिबिलिटी भी हम लोग ज़्यादातर या तो हिच कम्युनिटी में देखा होगा क्योंकि वही सबसे ज़्यादा विजिबल है, या क्वीर कम्युनिटी में, बट ट्रांस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। जैसे मैं अपने आप को ट्रांस गर्ल आइडेंटिफाई करती हूँ, तो ट्रांस बच्चों में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। कुछ बच्चों में आपको अपरेंटली दिख जाएंगे, कुछ बच्चों में आपको नहीं दिखेंगे, तो उनकी साइकियाट्री पे काम करने की बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे साइकियाट्री या साइकोलॉजिस्ट होना ही चाहिए अनिवार्य रूप से।
सेकेंडली उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, न केवल उनकी मतलब हर बच्चे, क्योंकि वो एक बडिंग टाइम होता है जहाँ पे कुछ बच्चे अपनी जेंडर आइडेंटिटी को लेके फाइट कर रहे होते हैं, जेंडर डिस्फोरिया होता है, और इवन अभी तक मैं देख रही होती हूँ जो नॉन कन्फर्मिंग जेंडर होते हैं। अब एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि उनकी कब और कैसे हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो भी हम स्कूल लेवल पे अगर एजुकेट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। लाइक जब वो बाय द टाइम दे रीच एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, वो अपने अपने जेंडर को उस हिसाब से कवर अप मेडिकली उसको कवर अप कर पाएंगे, इन द सेंस कि अगर कोई मेल बॉडी में है या कोई फीमेल बॉडी में है, दैट पर्सन आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ बॉय इन अ फीमेल बॉडी, तो वो उसकी अगर स्कूल टाइम से ही एंड्रोक्रोनोलॉजी चल रही है तो बाय द टाइम ही हिट्स प्यूबर्टी ही विल बी अ मैन, यू नो। तो फिर तो सर्जरी वगैरह वो सब है एक्ट में कवर किया है, लेकिन स्कूल लेवल पे इसका एजुकेशन होना और उसके लिए प्लानिंग प्लानिंग बहुत ज़रूरत है। लाइक अभी इस रिसोर्स सेंटर है, यहाँ पे सर और विशाल जी कर रहे हैं, तो इफ़ दे मे प्रपोज इट कि किस तरह से गवर्नमेंट उसको प्लान करे। तो आपने किया है कि टीजीटी पीजीटी को आप अवेयर करते हैं, बट उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, किस तरह से वो फंडिंग लेके आती है, वो देखना है। और इसके आगे कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जो नॉन कन्फर्मिंग जेंडर बच्चे होंगे या इवन कन्फर्मिंग बच्चे, हमारे यहाँ प्राइवेसी का जो इशू आता है, वो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बहुत बातें की गई हैं, लेकिन उस पे अभी काम नहीं किया गया उस लेवल पे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इंडिया में कोई चीज़ नहीं है, नो बडी कंसिडर एंड नो बडी इज बॉदर्ड, बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है, जैसे बहुत सारे अपने अपने लोगों ने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि इवन आफ्टर जो ट्रांस मैन हैं या ट्रांस वुमेन हैं, उनसे अधिकतर उस तरह के सवाल किए जाते हैं जो कि बहुत ही आपत्तिजनक होते हैं। तो अगर हम लोग शुरू से ही वो सेंसिटाइजेशन करेंगे और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेंगे, तो उसको लेके बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। Thirdly, which I want to say is time scale. Time scale is very important. Why? क्योंकि एक बार टाइम बीत जाता है तो वो बच्चा जो होता है ना, वो उसी प्रेशर में आता जाता है और हम उतना ही पीछे होते जाते हैं, क्योंकि इसमें से लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कभी अपना बचपन नहीं जिया, यू नो, व्हेन आई सी लाइक टीन गर्ल्स, तो मुझे लगता है कि मैं वैसे शायद जी, अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं ऐसे ही अपना लाइफ को जीती। तो फिर वो कहीं ना कहीं हिट करता है ऑन योर साइकोलॉजी। फॉर ऑल दिस पर्पसेस सर ने बोला कि बीच बीच में ट्रेनिंग्स होती हैं, और ट्रेनिंग्स में टीचर्स का बहुत मेजर रोल है। रुद्रानी ने बोला मेल टीचर्स को सेंसिटाइज करना है। आई डोंट थिंक सो ओनली मेल टीचर, बिकॉज इट्स पेट्रियार्की एंड फीमेल्स आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू मेल पेट्रियार्की। तो फीमेल टीचर्स का भी उतना ही योगदान होगा, उनको भी उतना ही ट्रेन करने और सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है जितना मेल टीचर्स को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ड्रेस कोड है, स्कूल में जनरली ड्रेस कोड रहता है। अब ट्रांस बच्चे जो कंफर्मिंग जेंडर हैं, उनके लिए तो चलिए आप पॉलिसी में ले आते हो, लेकिन जो जेंडर फ्लूइड हैं या नॉन कंफर्मिंग है एंड दोज हु हैव बीन कैटेगराइज्ड एज स्क्वायर, उनके लिए ड्रेस कोड किस तरह से रहेगा। या फिर अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 7th तक 8th तक उसने एक तरह की ड्रेस में वो स्कूल आया, और फिर वो 9th या 10th से वो अपने आप को फीमेल ड्रेस में आना चाहता है, तो हाउ वुड दैट बी टैकल्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब इश्यूज में हमारे अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो यूके बहुत आगे है। यूके में ये सब चीज़ें फ्री है, यू नो, ट्रांस सर्जरी से लेके उनको सपोर्ट सिस्टम बहुत ही पॉजिटिव है। बट वहाँ पे और यूएस में एक यूरोप और यूएस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, वो ये है कि अर्ली एज में दे गेट इनटू ट्रांजिशन, मीन्स दे गेट द डिजायर्ड बॉडी, बट लेटर ऑन मे बी आफ्टर 5 to 10 years दे स्टार्ट रिग्रेटिंग। तो उसको भी देखना ज़रूरी है। हमारे इंडिया में ऐसे केसेस नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आए तो इंडिया में स्लो चल रहा है, बट वो जो फेज़ आएगा, या जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं देख रही हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा इसको यू नो हाईलाइट, मतलब इन द सेंस कि हम लोग इसको हवा नहीं बना के बहुत ही सहज रूप से अगर इस पे काम करें तो हम शायद उससे बच पाएंगे और रिग्रेशन नहीं होगा। उस पर कंटिन्यूस
sensitization, continuous counseling, and very important is a psychologist. In every phase साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, या फिर इवन आफ्टर दैट हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने अपने स्कूलों में संविधान की शिक्षा नहीं दी है, ना स्कूलों में ना कॉलेजों में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने संविधान पढ़ाया होता तो शायद हमें ट्रांसजेंडर एक्ट की अलग से ज़रूरत ना पड़ी होती, या SC/ST एक्ट, या कोई भी इस तरह का, क्योंकि संविधान के जो मूल स्वरूप है, जिस तरह का संविधान है, उसमें ऑलरेडी वो सारे राइट्स निहित हैं, दिए हुए हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रोमिर जी, अपने एक्सपीरियंसेस और सुझावों को हमारे साथ साझा करने के लिए। सर आप कुछ? मैंने कहा कि बहुत अच्छा, कई पोइट्री बहुत अच्छा लेके आई है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जी 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 जी। अब अपने कार्यक्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपने अगले वक्ता डॉक्टर पवन को आमंत्रित करते हैं। पवन सर हमारे बीच में हैं? हाँ, विशाल मैं हूँ। जी सर। डॉक्टर पवन डाइट राजेंद्र नगर में सीनियर लेक्चरर हैं, और डॉक्टर पवन डाइट के माध्यम से कई सारे ट्रांसजेंडर से संबंधित प्रोजेक्ट को भी सुपरवाइज कर रहे हैं। पवन सर प्लीज आप थोड़ा आज के विषय में प्रकाश डालिए। जी। सभी को नमस्कार, प्रोफेसर अजय सर, और नमस्कार आपको सर। मैं आज आपसे इस विषय पर बातचीत करने के लिए बड़ा उत्साहित रहा हूँ शुरू से ही, क्योंकि हमने हाल ही में अपनी डाइट में एक लेक्चर सीरीज इसी तरह की शुरू की है, और ये कोशिश की है कि इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को सेंसिटाइज की दिशा में थोड़ा-सा उनको मूव कर सकें, थोड़ा-सा उनके आंतरिक जो जागरूकता का भाव है उसे किसी हद तक प्रभावित कर सकें। हाल ही में हमने करिकुलम शब्द के ऊपर एक दिन की चर्चा अपने विद्यार्थियों से की थी, जिसमें हमने उनको ये कोशिश की कि बहुत साधारण सी भाषा में उसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि सारे वो सब्जेक्ट्स जिनको हम अपने स्कूल कंटेंट ऑफ स्टडी के अंदर बताते हैं, वो करिकुलम है, और एक बहुत बड़ी की है। करिकुलम एक बहुत बड़ा की फैक्टर है किसी भी देश की किसी भी स्थिति को बदलने के लिए। और चूँकि हमारा भाव ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर है, तो मैं अपना फोकस इस करिकुलम के माध्यम से इसी विषय पर करना चाहूँगा। हालाँकि नई शिक्षा नीति ने करीब-करीब सभी ऐसे विषयों को इस नीति के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है, जिसके बारे में हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। 1986 की शिक्षा नीति के समय शायद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ ध्यान का स्तर उतना नहीं था, फिर भी इंक्लूसिव शब्द में बहुत सारी बातों को शामिल किया गया, और कहीं न कहीं एक इशारा उस तरफ था। 2005 का एनसीएफ प्रोफेसर यशपाल कमेटी का एक बहुत ही मेरे मत से एक अच्छा कार्य है, और मुझे वहाँ से एक झलक मिली जहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ-साथ ट्रांसजेंडर शब्द के विषय में कुछ शुरुआत हुई, कुछ ये एक स्थिति आरंभ हुई कि हमें इस तरफ सोचने की आवश्यकता है। मैं ये मानता हूँ कि सारी अच्छी बातें प्रपोज्ड हर एक शिक्षा नीति में की जाती हैं, चाहे वो 68 की शिक्षा नीति रही हो, 86 की बात रही हो, या 2020 की बात रही हो। हर एक शिक्षा नीति ऐसे शब्दों को ढूँढ ही लेती है, जिन शब्दों के अंदर हम बहुत सारे अच्छे एस्पेक्ट्स को देख पाते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इस शिक्षा नीति में जो कहा गया है, वो करिकुलम के माध्यम से कैसे एक वास्तविक आधार पर वो सामने आए। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी इस शिक्षा नीति के माध्यम से ये संभवतः प्रयास बेहद ज़रूरी है पाठ्यक्रम के माध्यम से। इस पाठ्यक्रम में ये आवश्यक है कि हम अपना फोकस इस चीज़ पर रखें कि जो एक्सेस ऑफ स्कूल्स हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, उन बच्चों के लिए,
हम उनको एक होलिस्टिक अंदाज में कैसे स्कूल तक पुश करें, ये एक आवश्यकता है जो बेहद रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के माध्यम से हमारा करिकुलम के अंदर ये एक ट्रांजिट फैक्टर होना बेहद ज़रूरी है। कैसे हम क्या हम मैं चाहूँगा कि बहुत साधारण भाषा में जो है कुछ वास्तविक चीज़ों को मैं सामने रखूँ। जैसा प्रोफ़ेसर राजेश सर हमेशा कहते आए हैं कि जो आप सोचते हैं वही बातें अगर आप रखें तो रिज़ल्ट कुछ बेहतर होते हैं। तो मैं सर की उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ पर आज अपनी बातचीत मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एक्सेस ऑफ स्कूल की बातें हम बहुत करते हैं, स्कूलों की कमी भी नहीं है। स्कूल का जो आधार है वो बेहद मज़बूत है, लेकिन उन स्कूलों के अंदर ट्रांसजेंडर बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर है और बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम गिनती के कुछ विद्यार्थियों की संख्या को केवल देख पाते हैं या ये कहिए कि कई-कई डिस्ट्रिक्ट्स में कई सभी स्कूलों में हमें ट्रांसजेंडर बच्चों का एनरोलमेंट मिल ही नहीं पाता है। क्या कमी है? क्यों नहीं हमारा जो समाज है वो इस तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज़ हो पाया? क्योंकि पाठ्यक्रम में कोई ऐसी बात अ दी ही नहीं गई है, इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं गया है। बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम ईमानदारी से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर बच्चों के विषय में बहुत ज़्यादा अपने पाठ्यक्रम में जो उनकी आवश्यकता है, काश हम अपने पाठ्यक्रम के अंदर 5% बातें भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के संदर्भ में कर पाते। हम हमें होलिस्टिक अंदाज में बच्चों को ट्रांसजेंडर बच्चों को कैसे पुश करना है सोचने की ज़रूरत है और ये हमारे करिकुलम का एक आधार होना चाहिए। अगर हम वाटर कंज़र्वेशन इश्यू की बात करते हैं या हम इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं या हम बहुत सारे रीजनल डिस्पैरिटीज़ को अपने सिलेबस में रख सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 5% 7% का जो है एक प्लेस देकर अ, इस अंदाज में जैसा उसके पाठ्यक्रम में हमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़ी बातों को स्पेस देने की ज़रूरत है। क्या है उनके उन बातों को जो है सरल माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कुछ कविताओं के माध्यम से
है ना? मैंने बहुत पहले एक कविता देखी थी जो साउथ अफ्रीका के संदर्भ में थी कि एक बच्चा जो है वो ब्लैक रेस का बच्चा है और वो एक पार्क के बाहर जो व्हाइट कम्युनिटी के बच्चे अंदर झूल रहे हैं और वो चाहता है उसके अंदर जाना, लेकिन नहीं जा पा रहा और विडंबना देखिए कि उस पार्क को देख-रेख करने वाला जो है एक वो ब्लैक निगर्स रेस का व्यक्ति है। रात का समय है, कविता खत्म इस तरह से होती है कि रात का समय है और वो बच्चा उस पार्क में जाता है, झूले पर बैठता है, झूला झूलता है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो ब्लैक निगर्स जो देख-रेख करने वाला व्यक्ति आकर उसको वहाँ से भगा देता है। कितनी मार्मिक कविता है। इस चीज़ को शामिल किया गया और वो युग समाप्त हुआ। वो एक नया जागरूक इरा का समय शुरू हुआ। भारत में पाठ्यक्रम में उन इश्यूज़ की कोई बात अभी तक बहुत प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिली है। हम अगर उस पाठ्यक्रम के अंदर उन प्रेज़ेंट इश्यूज़ को लाएँ और साथ में हम उन प्रेज़ेंट इश्यूज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड्स, लाइफ स्किल के माध्यम से सुलझाने की बात भी रखें, तो मुझे नहीं लगता कोई वजह ऐसी, जिन वजहों को लेकर हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर ऐसे बीज बोने का काम करेंगे, जो वृक्ष बनेगा और बहुत सारे कानून बनाने से बदलाव आता है, लेकिन कानूनों में बदलाव की जो परिभाषा है, जो उसके रिज़ल्ट्स हैं, वो अगर स्कूली स्तर से बाहर हैं, स्कूली पाठ्यक्रम से बाहर हैं, तो मैं निश्चित हूँ कि उसके परिणाम बहुत देर से मिलते हैं। ये कहना हम लोगों के लिए बेहद सरल हो सकता है कि बहुत सारी बातें हमने बहुत सारी कमियाँ की हैं, हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को अपने जो है पाठ्यक्रम में नहीं रखा है, जिन चीज़ों को रखते तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन जिस जिस कम्युनिटी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के संदर्भ में हमने क्या रखा ये बेहद इम्पोर्टेंट है। उसकी तरह की फीलिंग क्या है ये बेहद इम्पोर्टेंट है। करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो केवल एक मात्र सॉल्यूशन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अस्तित्व और उसके समान भाव को स्वीकार करने का इस समाज में। मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि करिकुलम डेवलपमेंट में जब तक हम इन चीज़ों को लेकर नहीं आएँगे, हमारे लिए बेहद मुश्किल होगा। हमें अपने जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी सेक्शन के अंदर अपने पाठ्यक्रम में उचित रूप से इन चीज़ों को लाना होगा। हमें अपने जो हमारी पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को देना होगा कि सिविल सोसाइटी का क्या रोल है। जब तक इन चीज़ों को पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों के मस्तिष्क में, सरल मस्तिष्क में नहीं उतारा जाएगा, तब तक समाज में मूलभूत परिवर्तन कठिन है, ये मैं कहूँगा। असंभव नहीं है लेकिन कठिन है और इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि जिस वक़्त ये प्रक्रिया चल रही है, पाठ्यक्रम की प्रक्रिया जोरों पर है, हम वो भाव उसकी पुनरावृत्ति ना हो, जो एनसीएफ 2005 में जब दुनिया में बदलाव हो रहे थे, मैडम ने ठीक कहा यूके, यूएसए में जो है वो काफ़ी तेज़ बदलाव तेज़ी से संदर्भ में हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम यूके या यूएसए नहीं हैं, हमारे रिसोर्सेज़ उस तरह के नहीं हैं, हमारा सिविल सोसाइटी का सोच भी शायद उस तरह का नहीं है और उस तरह का बनने के लिए एक लंबी यात्रा है, पर उस लंबी यात्रा के प्रयास में हम आज की स्थिति को नहीं भूल सकते। आज ये मौका है कि हम 2020 की शिक्षा नीति ने अगर कुछ सुझाव दिए हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के विषय में एक जागरूकता का भाव दिखाया है, तो उस जागरूकता के भाव के संदर्भ में दूसरा पड़ाव करिकुलम डिजाइनिंग का, करिकुलम डेवलपमेंट का और साथियों मैं कहता हूँ ना करिकुलम डेवलपमेंट मतलब स्टेप बाय स्टेप क्रिएट पॉजिटिव इनोवेशन टीचिंग एस्पेक्ट, पेडागोजी उसमें शामिल है, बहुत सारे जो इम्प्रूविंग एस्पेक्ट्स उसमें शामिल हैं। मैं ये मानता हूँ कि करीब-करीब सभी ऐसी बातें जो किसी भी सभ्य समाज को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, वो करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट है। हमें करिकुलम डेवलपमेंट के माध्यम से ना केवल हम एक कंप्लीट जो हमारा कोर्स डिज़ाइन है, जो हमारी पेडागोजी है, जो टीचिंग मैगज़ीन्स हैं हमारे,
हम उनके भीतर उन चीजों को बहुत अच्छी तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के संदर्भ में या उनके एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग करिकुलम जो है लगातार उसका डिजाइन होता है, उसमें काफी जो है बातों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के तौर पर भी हम देखते हमेशा आए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि टीचर्स ट्रेनिंग करिकुलम में हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट को जरूर शामिल करें। वो ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि कुछ अध्यापक साथियों से मेरी बात हुई तो उनका मैं उस बात को शायद इसलिए भी दोहराना चाहता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं उस बात से मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने अपने करीब 10 अध्यापक साथियों से बात की, तो 10 के 10 अध्यापक साथी यानी 100% अध्यापक साथियों का ये मानना था कि कानून बन गया, बहुत सारी बातें हो गई, अब और कुछ करने की आवश्यकता शायद नहीं है। मुझे लगता है कि ये उनके इनर सेंसिटाइजेशन को झंझोरने की प्रक्रिया है। कहीं न कहीं हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन को और अधिक प्रभावित करने की आवश्यकता है। टीचर्स ट्रेनिंग होती हैं, हम उनमें करिकुलम का एक पार्ट बनाकर रखें। सरकार इस तरफ ध्यान दे, एनजीओज़ इस तरफ ध्यान दे, एनसीईआरटी के अंतर्गत जो लोग भी इस तरह की पॉलिसी मेकिंग या करिकुलम डिजाइन में लगे हुए हैं, वो एक ध्यान दें। एक कहानी का ज़िक्र मैं ज़रूर करूँगा साथियों। मैं कहानी पढ़ता था कि आज रवि का जन्मदिन था, उसने लाल रंग की एक शर्ट पहन रखी थी और वो शर्ट पहनकर एक रेल की पटरी पर दौड़ा जा रहा था, पटरी टूटी हुई थी, उसने शर्ट उतारी और उसको लेकर पटरी पर भागा। ड्राइवर ने देखा और रेल रुक गई, एक्सीडेंट होने से बच गया। बाद में उस रवि की जगह रानी ने ले ली जिसकी लाल चुनरी थी। तो क्या इस कहानी के अंदर एक श्याम जो ट्रांसजेंडर है वो नहीं हो सकता? वो हो सकता है। वो काम जो रवि ने किया, जो रानी ने किया, वो श्याम भी कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट्स हमें कहीं न कहीं अपने उस ओवरऑल क्लासेस के अंदर हमें लेना होगा। स्कूल करिकुलम के अंदर हमें इन कहानियों के माध्यम से, हमें उन जेंडर कम्युनिटी के सक्सेस स्टोरीज के माध्यम से हमें वो डालना होगा। अगर हमने बचेंद्री पाल का वो चैप्टर दिया 8वीं क्लास के अंदर, तो हज़ारों बच्चों को उससे एक प्रेरणा मिली। किस तरह उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़कर जो है एक नया इतिहास रचा। लेकिन आज ये आवश्यकता है कि हम उनके साथ-साथ उस पाठ्यक्रम में कहीं उन लोगों को भी स्थान दें, जो लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से उस अचीवमेंट को छुआ है, जिस अचीवमेंट को जानने की ज़रूरत उस बच्चे को है। एक बालक के सहज मस्तिष्क में ये बात बेहद ज़रूरी है आना कि वो इस बात को जाने कि हाँ, ये भी समाज का एक अभिन्न अंग है। अचानक ये बात नहीं आएगी। इस बात को लाने में पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव के होने से सहज सोच के साथ-साथ, अध्यापकों के सेंसिटाइजेशन के साथ-साथ और अध्यापकों की क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट के साथ-साथ, उन दोनों बातों को लेकर अध्यापकों को भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए, क्योंकि बदलाव की जो प्रक्रिया है, करिकुलम के अंदर जो बातें हैं, उनको एक ट्रांज़िट प्रोसेस से मस्तिष्क में उतारने का काम तो वही करेंगे। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स वो अध्यापक करेंगे, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आने की ज़रूरत का काम भी वही करेंगे। हमें अपने पाठ्यक्रम में जहाँ रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा मैडम ने कहा कि संविधान को भी हमें अपने अगर पढ़ाया जाता तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो शायद नहीं होती। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। संविधान का कुछ एस्पेक्ट्स ज़रूर आया है। 5वीं क्लास के अंदर कुछ एस्पेक्ट्स है, आओ अपने अधिकार जानें, अच्छी आदतें, है ना? आइए ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, इस तरह की कुछ कहानियाँ उसमें है। तो कहीं उसी में ये चीज़ जुड़ जाए कि श्याम भी मेरे जैसा, श्याम भी मेरे जैसा, मेरा दोस्त। एक बालक जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का है, 8वीं क्लास में है, सबसे अधिक प्रॉब्लम फेस यही 8वीं क्लास है
और अगर इसी 8वीं क्लास के अंदर उसके साथ बैठे 30 विद्यार्थी उसे अपना दोस्त माने, जैसा कि वो उनको अपना दोस्त मानता है, उनके भीतर किसी तरह का कोई आंतरिक जो है असहजता ना हो, तो निश्चित रूप से ये पाठ्यक्रम के माध्यम से संभव है। क्योंकि पाठ्यक्रम जब उस कहानी को रिफ्लेक्ट करेगा कि वो 30 के 30 बच्चे, वो बच्चे हैं, देश की जितनी ज़िम्मेदारी रोल नंबर 1 की है, उतनी ही ज़िम्मेदारी रोल नंबर 25 की भी है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का बच्चा है। और ये मिलकर देश के अंदर बेहद बदलाव का काम करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर ये देश के लिए अभूतपूर्व विकास प्रक्रिया के अंदर साथ देंगे। ये बात उस 8वीं क्लास के सभी बच्चों की समझ में आना ज़रूरी है, ऐसा पाठ्यक्रम हमें चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास सबसे महत्वपूर्ण कक्षाएँ हैं। एनसीईआरटी और जो भी पाठ्यक्रम को बनाने के एजेंसीज हैं, चाहे वो एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बहुत सारे एनजीओस का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से इस नई शिक्षा नीति के 27 जो चैप्टर्स में कहीं न कहीं किसी एक चैप्टर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एड्रेस किया गया है, वहाँ अब जब नेशनल करिकुलम की बात आई है, तो इस बात के ऊपर भी फोकस करने की बेहद सख्त आवश्यकता है। जी सर, जी सर, जी सर। 1-2 मिनट में कंक्लूड करें, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स में हम लेते हैं। सर मुझे 2 मिनट है, तो 1-2 जी मिनट सर, कंक्लूड करें। जी सर, बाकी चीजें हम क्वेश्चन आंसर में राइट सर। सर मैं खत्म 2 मिनट में ही करता हूँ बस। मेरा सर जो है बस अंततः यही कहना है कि हमारा स्कूल पाठ्यक्रम अपने इज़ीज़ इश्यूज के ऊपर, उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ये रास्ता ढूँढने की ज़रूरत है। स्कूल करिकुलम आज जिस तरह सर नेशनल ड्यूटीज के अंदर हमने एक जो 11वीं ड्यूटीज इंक्लूड की है कि 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को स्कूल में लाने के लिए एक ड्यूटी सबकी है, समाज के हर एक व्यक्ति की ड्यूटी है। मुझे लगता है कि एक 12वीं ड्यूटी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उनके बच्चों को स्कूल में लाने का भाव भी सभी के लिए बेहद ज़रूरी है और ऐसा जो है वो समाज के प्रत्येक वर्ग की ज़िम्मेदारी भी है। बुक रीओरिएंटेड सर होनी चाहिए और मैं मानता हूँ सर कि 3 से 5 साल के भीतर 30% जो करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर जो सिलेबस उसमें है, उसमें कहीं न कहीं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के संदर्भ में कुछ ना कुछ जो है बदलाव वो हो, 5% हो, 10% हो और संपूर्ण बदलाव के अंदर हम इस बदलाव को 30% तक ज़रूर रखें। 10 साल के भीतर ऐसा माना गया कि करिकुलम में कंप्लीट चेंज आना चाहिए। मुझे लगता है सर कि अगर ये बदलाव इस कम्युनिटी को लेकर 10% तक भी हो, तो ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। सर मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ सर आपके जैसा आपका इंस्ट्रक्शन है, मैं सर अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा। असल में राजीव जी भी है, डॉक्टर राजीव भी हैं। जी सर। और हो क्या गया है कि हमारे हर एक लेवल पे, जी सर, जैसे कि अभी हम लोग बात किया कि एनसीईआरटी लेवल पे भी कमिटी बन गई है। जी सर। ये पता नहीं कि एससीईआरटी ने काम किया कि नहीं। जी दिल्ली गवर्नमेंट वाले विशाल नहीं पता कर पा रहे हैं, तो वो हमें लगना प्रॉब्लम अभी आ रही है कि प्रैक्टिकल लेवल पे हर जगह चीजें स्टार्ट हो गई है, तो उस एक्चुअल लेवल की चीजों को मॉनिटर करना कि वो सही चीजें आ रही है कि नहीं, वो एक महत्वपूर्ण चीज है। तो जिस लेवल पे बदलाव आ रहे हैं रिसर्च स्कॉलर्स को उन चीजों की जानकारी भी हमें चाहिए होगी, नहीं तो हम सिर्फ थ्योरी की वही बात करेंगे जो हमें करनी है और जो एक्चुअल लेवल पे हो रही है वो नहीं होंगी। तो हम थोड़ा डॉक्टर राजीव का व्यू ले लेते हैं। राजीव। थैंक यू। सर अब मैं राजीव सर को इनवाइट करता हूँ। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है राजीव सर हैं। राजीव सर अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट रह चुके हैं और वर्तमान में आप रामजस एकेडमी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। तो राजीव सर प्लीज आप आज के वेबिनार में हमारे टॉपिक पे थोड़ा प्रकाश डालिए। Very good evening to all. Special thanks to Professor Dr. Rajesh sir who had invited me to be part of this webinar. आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा वर्ड की चर्चा होती है और हम ये भी मानते हैं कि आईसीटी ही कारण रहा है जो आज हम वर्ल्ड को एक स्मॉल विलेज की तरह देख पाते हैं। और स्मॉल विलेज की यहाँ पर बात इसलिए की गई है ताकि एक दूसरे के इंसान इतना समीप आ जाए कि
एक दूसरे के राइट को, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अच्छी तरीके से जान पाए और पीपल आर गोइंग टू बी मोर डेवलपमेंट ओरिएंटेड। लेकिन हम देखें इसी वर्ल्ड में, समाजों में कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, पीपल्स हैं who are stay away at margin due to orthodox thought, lack of awareness and improper planning। इनमें अगर हम एक एग्जांपल लें तो दिव्यांगजन भी एक एग्जांपल का रूप हमें उभर के निकलता है, who are still deprived and exploited groups for the last many centuries। इन्होंने भी अपने राइट्स के लिए बहुत स्ट्रगल की है, इनकी बहुत अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज का ये मानते हैं कि इनको नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी ये अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट करते रहे हैं और अब कर रहे हैं। हम इंडियन अपने आप को मानते हैं कि हम वर्ल्ड को मैसेज देते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, वासुदेव कुटुंबकम का, लेकिन इसी समाज में हमने ये देखा है कि हम बहुत सारे ग्रुप्स को, बहुत सारे कम्युनिटीज को सूटेबल स्पेस, राइट, रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन नहीं दे पाते। दिव्यांगजन की तरह ही एक हमारे पास ग्रुप है, कम्युनिटी है, हिजड़ा कम्युनिटी, जिसके बारे में भी सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। हिजड़ा कम्युनिटी इज आल्सो लिविंग ऑन द मार्जिन्स, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, साइको सोशली एज वेल एज साइको सेक्सुअली। ये भी ग्रुप बहुत पिछले 100 सालों के लगभग अपनी आइडेंटिटी और राइट्स के लिए फाइट कर रहा है, और हम लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको थर्ड जेंडर का दर्जा भी 1 अप्रैल 2014 को जो है दिया था। सेंसस 2011 की अगर एक बार रिपोर्ट पर हम देखें तो हमें यह पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर पीपल्स को काउंट किया गया था टोटल पॉपुलेशन के रूप में, टोटल पॉपुलेशन के साथ, और इसमें हमें यह पता चला था कि इंडिया के अंदर 4 से 9 लाख ट्रांसजेंडर पर्सन्स इंडिया में बसते हैं। बहुत सारे रिसर्चर और एक्टिविस्ट तो ये भी कहते हैं कि ये जो हमारे पास आंकड़ा या डाटा जो आया है ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। हो सकता है कि फैमिलीज ने ओपनली शेयर ना किया हो तो हमारे पास ये डाटा कहीं ज्यादा रूप में उभर के आता। One of the notable findings of the census is the low literacy rate among the transgender community, that is 46% in comparison to 74% in the overall population। अब हम सब लोग जानते हैं कि किसी कंट्री के डेवलपमेंट को कई हद तक दर्शाता है कि वहां पे सेंसस, वहां पर लिटरेसी रेट जो है वो क्या है। यहीं से बात शुरुआत हो जाती है कि ट्रांसजेंडर पीपल जो है उनकी दशा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कंट्री में क्या चलती आ रही है। इसी के मद्देनजर सेंटर हैज टेकन डिसीजन टू सेट अप जेंडर इंक्लूजन फंड to build the country's capacity to provide equitable quality education to all girls and transgender students। इस फंड को सेंटर ने सेटअप किया है so that वो स्टेट को प्रोवाइड कर सके in order to assist female as well as transgender children in gaining access to education, such as the provision of sanitation, toilet, bicycle and conditional cash transfer। और सीबीएसई के इस साल के अगर हम रिजल्ट्स पर एक बार निगाह मारें, क्लास 12 और क्लास 10 के जो जुलाई 2020 के अंदर आए थे, क्लास 10 और 12 के जो कैंडिडेट नॉर्मल बच्चे हैं उनमें मेल और फीमेल इंक्लूड होते हैं, उनका रिजल्ट राइज किया है 5.38 एंड 0.36%। लेकिन जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो हमारे पीपल हैं उनका ये टिप किया है 10th का 15.79% और 12th का 16.66%। दिस डाटा हैज स्लिप्ड अंडर द रडार। अब अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि अभी डॉक्टर पवन ने भी ये बात बताई कि हमें 6 to 8 पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। 9-10 का हम जो रिजल्ट्स देख रहे हैं
इसी कारण से ड्रॉप आउट रेट जो है इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। अब एनजीओ का अगर इनिशिएशन देखें, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर राजेश ने बात करी थी प्रोजेक्ट पर्पल बोर्ड के बारे में, इट वाज एम्ड एट इंक्रीजिंग ट्रांसजेंडर इंक्लूसिविटी इन द स्कूल इन दिल्ली। This was in collaboration with the Department of Education of Delhi government as well as supported by the Netherlands Embassy. Government Girls School at the New Seelampur. This one school has been identified as the transgender inclusive. Now it has a gender neutral washroom in the premises. Among other initiatives, it has also incorporated transgender specific provision in the anti-bullying policy. अभी जैसे सब बात कर रहे थे कि क्लास में बच्चा ट्रांसजेंडर पीपल अगर बैठता है तो उसके प्रति उसके पीयर का, टीचर का क्या रुझान रहेगा। तो इसी संदर्भ में ये एनजीओ ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे उसने सिर्फ वहां पर वॉशरूम और ऐसी सुविधाओं पर ही नहीं, रादर एंटी बुलिंग के स्तर पर भी ध्यान दिया है। इसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, जो भी डॉक्टर राजेश से बात करते हुए, मैडम से बात करते हुए भी हमें थोड़ा सा बातचीत रही हमारी। सर ने अभी बात करी कि भाई कुछ बुक्स हैं हमारे पास, जो बायोलॉजी की बुक्स हैं जिसमें कुछ ऐसा जिक्र है जो ट्रांसजेंडर के बच्चों के बारे में, जब हम कभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं, सर ऐसा फिलहाल अभी 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी की बुक पे कोई ऐसा जिक्र नहीं है। प्लस जो दिल्ली गवर्नमेंट की दिल्ली टेक्स्ट ब्यूरो की बुक्स हैं उसमें भी ऐसा जिक्र जो है सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम ये माने कि जेंडर न्यूट्रल उनमें कुछ ऐसी जानकारी दी जाए इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे इशू पर। और हमारी चर्चा के दौरान एक बात और रही कि मैडम ने जैसे कहा कि कुछ कोई डॉक्टर जो है विजिट करे, क्योंकि ऐसे बच्चों को 6 to 8 के बाद 9-10 में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी जरूरत पड़ती है कुछ ऐसे बच्चों को। तो ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट के चाइल्ड विद स्पेशल नीड और चाइल्ड विद डिसेबल बच्चों के लिए तो डॉक्टर्स का प्रोविजन है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये हमारी इंक्लूसिव पॉलिसी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनके बारे में फिलहाल कुछ ऐसा अभी तक प्रावधान नहीं है। और स्कूलों के बारे में ये चर्चा की गई है कि स्कूल एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है जहां पर ट्रांसजेंडर एज एन अम्ब्रेला टर्म के बारे में कंप्रीहेंसिवली बताया जाए कि इसका मतलब क्या है, इसका किस किस वर्ड का क्या क्या कंप्रीहेंसिवली मतलब हो सकता है। फर्दर मेडिकल असेसमेंट कैंप के बारे में एक जानकारी मैं और शेयर करना चाहता हूँ। मेडिकल असेसमेंट कैंप की सुविधा चाइल्ड विद स्पेशल नीड और चिल्ड्रन विद डिसेबल बच्चों के लिए तो है, जहां पर बच्चों को स्कूलों में आयरन टैबलेट के बारे में बताया जाता है, दी जाती है, लेकिन स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर पीपल के बारे में अभी तक कोई ऐसा मेडिकल असेसमेंट कैंप का कोई प्रावधान नहीं है। और 8 और 9 पर जब इन बच्चों का ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा बढ़ने के पीछे कारण ये है कि इन बच्चों का जब एक ऐसा पीरियड स्टार्ट होता है जहां पर इनको अपना ये शो करना पड़ता है कि अब ये ट्रांसजेंडर कैटेगरी के बच्चे हैं, वहां पर कुछ सेंसिटाइजेशन क्लास वाइज टीचर्स का या पीयर्स का ऐसा नहीं हो पाता। तो इन बच्चों को रेगुलर स्ट्रीम के स्कूल से अपने आप को ड्रॉप आउट कर पत्राचार विद्यालय या ऐसे जगहों पर जाना पड़ता है फर्दर अपनी पढ़ाई करने के लिए, जहां पर ट्रांसजेंडर के ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली भी होते हैं उनको भी ऐसा करना पड़ता है। तो मैं भी ये चाहूंगा कि इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को करिकुलम पॉलिसी में इंक्लूड किया जाए, सो दैट जो ट्रांस पीपल हैं, जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, उनको भी देश में अपने राइट के बारे में और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में देश के प्रति बहुत ज्यादा अग्रसर होने का मौका मिले। थैंक यू सर।
थैंक यू डॉक्टर राजीव। अभी मैं शायद आपको भी डॉक्टर पवन की तरह रिक्वेस्ट करने वाला था। मेरी आवाज आ रही है विशाल? जी सर आ रही है आपकी आवाज। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन को डायरेक्ट स्टार्ट करते हुए इससे पहले कुछ कहें। राजीव, डॉक्टर राजीव, मैं एक जानकारी आपके तौर पर माफ करेंगे देंगे कि जैसे आप दिल्ली के स्कूलों से भी जुड़े हुए हैं, विशेषकर अभी पूर्वी दिल्ली में आप रहे हैं, आपकी जानकारी के अनुसार और आपके इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में क्या आपने कभी इस तरह के समुदाय के छात्र को आपने देखा है या सुना है, या कुछ इस तरह की बात आपने उन स्कूलों में सुना है, देखा है जहां पर कि आप रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछता हूं कि कई बार हम विशाल और आकांक्षा ये जब दिल्ली के 3 सरकारी स्कूलों में रूपनगर, शक्ति नगर में गए तो 150 स्कूलों के बीच में अभी कोविड से पहले हमें स्कूलों ने कहा कि नहीं हमने सुन रखा है, लेकिन हमारे टाइम में प्रिंसिपल ने कहा, टीचर ने कहा, हमने इस तरह के कम्युनिटी के लोगों को नहीं देखा। तो थोड़ा इस तरह की, क्योंकि विशाल के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि उनको आइडेंटिफाई करें। जो दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने जो है पर्पल बोर्ड बनाए या हमने जो है इतने सेंसिटाइज किए, ये सारे वो कहीं ना कहीं तो दिखने चाहिए, तभी उनके बीच में वो करेंगे काम। तो आप इस संबंध में अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव अगर कर पाए समुदाय के मन में। राजीव। थैंक यू सर। सर जितना मेरा अनुभव है, मेरे अनुभव के अनुसार 6 to 8 या अपर प्राइमरी या एलिमेंट्री लेवल तक अभी तक मेरा किसी भी ऐसे ट्रांस पीपल बच्चे से आमना सामना नहीं हो पाया है। और जहां तक 9 to 12 की बात की जाती है, उसमें भी मैं यही बात कहूंगा, क्योंकि 9 to 12 में जो है हमारा जो प्यूपिल का पास परसेंटेज है वो बहुत ही डिप हो जाता है। गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें वैसे ही बहुत सारे बच्चे जो है ड्रॉप आउट होने के बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत स्कूल से बाहर निकाल दिए जाते हैं या उनका नेम स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है। तो 9 to 12 में भी सर मेरा अभी तक आमना सामना पर्सनली किसी ऐसे बच्चे से नहीं हो पाया। बिल्कुल ठीक है विशाल, अब इसको आगे बढ़ाएं। और जी सर, ये सवाल हम लोगों के सामने एक रहता है कि सिद्धांत में तो हम सभी बात कर रहे हैं, एक्ट में भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह हम लोगों के सामने है कि व्यवहार में वो कम्युनिटी के जिनकी बात कर रहे हैं कि वो स्कूलों में होने चाहिए राइट टू एजुकेशन में, वो कहाँ है, ये हम लोगों के सामने एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या इस एक्ट और न्यू एजुकेशन के पॉलिसी के तहत क्या हम वेबिनार और सेमिनार में सिद्धांत की बात करेंगे या व्यवहार में वो हमारे स्कूल कॉलेज में सही रूप में एडमिशन लेंगे। एक सवाल है, बाकी चीज को आगे बढ़ाएं विशाल। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी एक्सक्यूज मी जस्ट अ मोमेंट। हाँ प्लीज। तो सर राजेश सर से मेरा एक रिक्वेस्ट भी था, निवेदन था कि सिंस सर जैसे मैंने LLM किया हुआ है, सो आई एम अ ट्रांस गर्ल, so now I'm planning to do PhD. So you are running a trans resource center, and that to a prominent university, and I've done my LLM from National Law University Bhopal, and some courses from yes, and thank you, and a course which was from Melbourne University. So now I was looking कि अगर आप मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दें कि मैं आपके सानिध्य में PhD कर सकूं, बिकॉज आपका तो इस विषय में बहुत अच्छा नॉलेज है और आप बहुत प्रैक्टिकली काम भी कर रहे हैं। एक ये बात है, और दूसरी जो मेरी ये बात है कि आइडेंटिफाई करने की, जैसा आपने राजीव जी से पूछा, तो देखिए आइडेंटिफाई करना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्कूल में आइडेंटिफाई कौन करेगा जब तक मैं अपनी बात खुद के नहीं करूंगी। छींटाकशी होना वो अलग चीज है ना, स्कूल में बच्चों के स्पेशली जो मेल सहपाठी थे उनका, लेकिन उनका आइडेंटिफिकेशन करना या उनका खुल के आना कब होगा? वो तब होगा जब वो बच्चे अंदर से स्ट्रांग होंगे, फैमिली से या उन्हें स्कूल से सपोर्ट मिलेगा। तो उसके लिए हमें हर लेवल पे साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कोई भी आप गवर्नमेंट के साथ जब भी काम कर रहे हैं तो उनको यही सजेशन दें कि वहाँ साइकोलॉजिस्ट फ्रेंडली बनाएं, एक चीज। सेकेंडली, जब भी कोविड से फ्री होंगे, अभी तो वेबिनार और ये सब चल रहा है, लेकिन जब कोविड से फ्री हो जाएंगे और फिजिकल एजुकेशन चालू हो जाएगी, 1-to-1 की बात होगी, तो सक्सेस स्टोरी सिर्फ बताएं नहीं, हर स्कूल में कोशिश ये करें कि ट्रांस पर्सन्स को
गेस्ट लेक्चरशिप के लिए इनवाइट करें। बिल्कुल बहुत सही, बिल्कुल सही बात। उससे क्या होगा, उससे स्कूल कॉलेजेस में वो बच्चे उनसे जुड़ेंगे जो छुप के रहते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं। ट्रांस मैन को बुलाएं, ट्रांस वुमेन को बुलाएं, हिच कम्युनिटी से बुलाएं, उनका बहुत आदर सम्मान है। देखिए हिच कम्युनिटी में कोई भी कब क्यों जाता है वो उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन जब पेरेंट्स और स्कूल इन बातों को समझेंगे तो आपको वही बच्चे कोई ट्रांस मैन, कोई आर्मी में मिलेगा, कोई ट्रांस वुमेन होगी वो कोई नेवी में मिलेगी। तो आपको समाज में एक चेंज उस तरह से आएगा जब आप उनको एजुकेशन देंगे, जब हमारा संविधान ट्रूली इम्प्लीमेंट होगा। थैंक यू सर, बिल्कुल यही सही। बोलना चाह रही बल्कि थी। हम लोग की कोशिश भी है, जो साथी की अमृता है वो कम से कम विश्वविद्यालय हम लोगों के साथ 8-10 बार आई है। हम लोगों ने एआरएसडी और कई कॉलेज में उनका डायरेक्ट वो भी किया है, प्रोग्राम किया है। रिहाना भी जो है वो भी हम लोग के, तो कई ऐसे हैं जो हम लोग के साथ आए हैं, लेकिन वो स्पेशली ट्रांस मैन, ट्रांस विमेन, जेंडर क्वीर इस रूप में नहीं, लेकिन उनको और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, मैं इस बात को मानता हूँ। आई थिंक मीना कुछ कहना चाह रही थी, विशाल, मीना का मैंने देखा। जी सर, जी सर। सर हाँ। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले लेते करो हैं। करो प्लीज। तो थैंक यू राजीव सर, थैंक यू राजेश सर, और थैंक यू रोमिर जी आपके वैल्यूएबल इनपुट्स के लिए। अब मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक एक के अपने क्वेश्चन हमारे स्पीकर से पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपने क्वेश्चन पूछिए। मीना विशाल, जी मैं आपका एक बोल क्वेश्चन। सकती हूँ? जी 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 मैं मैम बोलिए। अपनी बात कहना चाहती जी हूँ। सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑल द स्पीकर्स। गुड इवनिंग राजेश सर। सर, मेरे कुछ सजेशन है, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम वर्किंग विद द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। सो मेरे सर, अभी हमने जितनी भी बात करी वो सब हमने बहुत थ्योरेटिकल बात करी है, क्योंकि हमारे जो ट्रांसजेंडर इश्यूज हैं जो हम करिकुलम से या स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं, वो बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज है। अगर हम उनको एड्रेस करेंगे तो शायद हमारा करिकुलम सक्सेसफुल हो पाएगा। जैसे करिकुलम में बच्चों को एक साइकोलॉजिकल हेल्प की बहुत जरूरत होती है। जैसे मैं ट्रांसजेंडर बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल बच्चों के लिए भी बात कर रही हूँ कि वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए स्कूल में, जो बच्चों को बता सके कि थर्ड जेंडर क्या होता है। स्पेशल सेशंस बच्चों के लिए अरेंज करने चाहिए थर्ड जेंडर को समझाने के लिए। दूसरी बात यह है कि काउंसलिंग ऑफ काउंसलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल्स, बिकॉज अभी सर ने पवन सर ने डिस्कस किया था कि इवन टीचर्स और इवन मैं तो ये कहूंगी साइकोलॉजिस्ट को भी पता नहीं होता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी क्या होती है। तो उनके लिए काउंसलिंग ऑफ काउंसलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं बच्चों के, वो काउंसलर ही हैंडल करती है स्कूल में। लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्हें भी पता नहीं होता कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी क्या है। तो काउंसलिंग ऑफ काउंसलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल, सो दैट we can disseminate information about the transgender community to the counselor, so that they can understand issues of transgender community in the school. मैं बार बार यही सुन रही थी अभी, इतना जो हमने अभी डिस्कस किया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नजर नहीं आती है स्कूल में। सर, उस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज वेरी मच इन द स्कूल, but we are not able to identify transgender community because they are shying away, they are hiding themselves, and our teachers and counselors are not equipped to understand or identify the transgender community in school level. So they are very much there, और ये हमारे लिए बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं स्कूल में, क्योंकि हमारे लिए टीचर्स और हमारे जो काउंसलर हैं, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। सो एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम समझ सकते हैं। करिकुलम इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक कि हम इन चीजों को एड्रेस ना करें। एक और चीज है कि अगर हमें उनके इनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होता है, जैसे अभी हमने इसमें भी डिस्कस किया कि बुलिंग बहुत ज्यादा है बच्चों के साथ, बिकॉज छोटे बच्चे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को नहीं समझते, उनके हाव भाव, उनके जेस्चर, उनका जो सोचने का तरीका है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, वो नॉर्मल बच्चों के साथ मैच नहीं करता। तो वहां पे उनको बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। जैसे हमने सर ने भी, पवन सर ने भी बात करी, राजीव सर ने भी बात करी कि 7, 8, 9 ये जो प्यूबर्टी टाइम है बच्चों का, इस टाइम पे बच्चे अपने जेंडर को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने जेंडर को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं, उनकी बुलिंग स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज दूसरे बच्चे उन्हें छेड़ना शुरू कर देते हैं। तो सर, करिकुलम काम करेगा, लेकिन तभी करेगा, तभी फायदा जब वो बच्चे स्कूल में रहेंगे।
और बच्चे तभी स्कूल में रहेंगे जब हम इन सारे प्रैक्टिकल इश्यूज को अगर हम एड्रेस कर पाए, जिसमें काउंसलिंग ऑफ द काउंसलर है, टीचर सेंसिटाइजेशन है, बच्चों को सेंसिटाइज करना है, ये बहुत जरूरी है। बिना उसके सर हमारे करिकुलम सब थ्योरेटिकल रह जाएंगे, हम उन बच्चों को की समस्याओं को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सर बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत ठीक, बहुत ठीक, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा। विशाल नेक्स्ट। थैंक यू मीना मैम। साथियों, अगर आप में से और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपने क्वेश्चन पूछिए हमारे स्पीकर से। जी मैम। मैं विशाल, सॉरी जी मैम जी। मैं मीना मैम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, यदि गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं और ट्रांसजेंडर मोस्टली उसी कम्युनिटी से ज्यादातर दिखाई पड़ते हैं और बहुत बाद में वो ये करते हैं जैसे मीना जी ने कहा था। तो आप बार बार पूछ रहे हैं कि क्या आप इस तरह के किसी के साथ में आप लोग जो है आपका ये हुआ है क्या, रूबरू हुए हैं क्या करके। तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि हमारे साथ में बच्चे जो 12-13 साल के बच्चे हैं आते हैं, बट सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है जब उनकी इस चीज को डिस्क्लोज किया जाता है तो इमीडिएटली पेरेंट्स इतना टफ हो जाते हैं कि वो फिर आप छुपाओ कि जो है आप उन बच्चों को बचाओगे वाले हाल में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें सर आप लोग तो ज्यादा बेहतर तरीके से इसके एडवोकेसी स्कूल लेवल पर कंपलसरी कर देते हैं कि इनका एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज तो हमारे देश में फोर्सफुल एक्शंस नहीं होने से चाहे हम कितनी सारी बातें कर लें, लेकिन वो सिर्फ हमारे डिस्कशंस तक ही सीमित हो जाते हैं। तो वी कैन ऑलवेज लाइक एडवोकेट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे आपने बताया दिल्ली गवर्नमेंट में जो है पर्पल बोर्ड बनाया है करके, लेकिन वो इट्स ऑलमोस्ट मतलब जो है कोई फंक्शन नहीं कर रही है, क्योंकि मैं कुछ एक स्कूल्स की एसएमसी मेंबर भी हूँ। तो चाहे बच्चे हो या ना हो, but children, parents and teachers should be adequately sensitized for these kind of things. Even लड़कियों के साथ में भी यही हो रहा है। तो यदि हम अभी यहाँ ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वी कैन। राजेश सर, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ इस पर। नहीं, आपने बहुत अच्छा एक जो चीज कहा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। आपने जो लास्ट पॉइंट कहा ना कि चाहे बच्चे हो न हो हम उन पे एक्शन होना चाहिए, तो मुझे वो याद आ गया जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर के ऑफिस में गया और उनको कहा कि नहीं हमारे लिए जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, ये सारी चीज चाहिए। तो उन्होंने ये बात कही कि भाई राजेश जी आप किन के लिए बात कर रहे हैं, दरवाजे पर तो कोई भी नहीं है, हम किन के लिए बनाए। तो फिर सवाल ये उठता है जब हम घर बनाते हैं, यहाँ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद हर जगह घर बन के तैयार है, रहने वाले बाद में आएंगे, तो हमें फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे तभी तो कम्युनिटी के लोग दिखाई देंगे। नहीं तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम आग लगने का इंतजार करें फिर कहें कि अब मैं कुआं और तालाब अब हमें ढूंढना है। तो ये जो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण आपने ये बात कही कि सभी लोगों को सेंसिटाइज करना, जिसकी डॉक्टर पवन भी बात कर रहे थे, राजीव भी बात कर रहे थे, स्पेशली स्कूल के स्तर पर, क्योंकि स्कूल ही ऐसा एक बैकग्राउंड है, फैमिली ऐसा बैकग्राउंड है, उसके बाद ही एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी और टेक्निकल एजुकेशन में आ पाएगा। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है स्कूल के लोगों को सेंसिटाइज करना। और जो आज इम्पोर्टेंट चीज हुई है कि भाई स्कूल्स में लोग तभी आइडेंटिफाई हो पाएंगे जब उनको लगेगा कि हमारे साथ एक बराबर का व्यवहार होगा, बुलिंग नहीं होगी, हैरेसमेंट नहीं होगी। नहीं तो डरते हैं और वो करते हैं। एग्जाम्पल भी लास्ट टाइम हमने शेयर किया कि हमारे ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर में एक मिरांडा कॉलेज पास आउट आ गई। विशाल से वो कई बार बात करती रही कि हमने अब तो मिरांडा कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया, अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने में आप हमारी मदद मतलब अपनी कम्युनिटी के तहत करिए। मदद मतलब उन्होंने कोई हमसे फाइनेंशियल मदद नहीं मांगी, कोई और हेल्प नहीं मांगा, ये हेल्प मांगा कि अगर हम अपनी
कम्युनिटी को अपने को आइडेंटिफाई करके करते हैं, तो हमारे साथ कुछ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, इस तरह की मदद मांगेगी। तो किसी न किसी रूप में वो है, स्कूल्स में है, कॉलेजेज में है, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये और भी समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि फिर वो अपने लिए अनुसार स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, कल्चरल फैसिलिटी नहीं पा रहे हैं, लीजर टाइम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, डरे हुए, सहमे हुए, छिपे हुए वो स्कूल्स में अपना समय बिता रहे हैं। तो वो जो राइट टू चाइल्डहुड की बात यूनाइटेड नेशन से हर जगह करते हैं, फिर वो राइट टू चाइल्डहुड, उसके सारे अधिकार को हम छीन रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात हुई है जिसको आपने कहा है। थैंक यू। विशाल, बच्चे एक्चुअली जब अपने आप को यदि डिस्क्लोज भी करते हैं तो दे डोंट फील सेफ। पेरेंट्स उनको इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो बच्चे जो है वो सबसे बड़ा रीजन है जो मैंने बहुत क्लोजली अंडरस्टैंड करने। स्कूल तो है ही बुलिंग वगैरह, क्योंकि पेरेंट्स बहुत टॉर्चर कर देते हैं कि नहीं, वो अपने ईगो पर ले लेते हैं कि अच्छा हमारा बच्चा ऐसा है करके। तो दैट हैज टू बी प्रॉपर्ली एड्रेस्ड। बिल्कुल थैंक यू सो मच सर। हाँ, थैंक यू। विशाल, और कोई है? विशाल, आई थिंक विशाल लिंक में शायद नहीं है। डॉक्टर पवन, कुछ और आप ऐड करना चाहते थे? हमने बीच में आपको काटा है। डॉक्टर पवन कुछ ऐड करना चाह रहे थे, इम्पोर्टेंट चीज? यही कहना चाहता हूं सर कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। सभी जो साथियों ने अपनी बातें रखी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है सर कि पाठ्यक्रम का रोल जो है वो समझने की जरूरत है। और अपर प्राइमरी क्लासेस के अंदर होने वाले परिवर्तन तभी फ्रूटफुल हो सकते हैं जब हम पाठ्यक्रम के अंदर कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेकर आए और वो एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं व्यवहारिक हों। और ये बात ठीक है कि बच्चे खासतौर पर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इन कक्षाओं में आने के फौरन बाद बहुत सारी ऐसी दिक्कतों से रूबरू होते हैं। लेकिन शुरुआती बात तो ये है कि ये परिवर्तन आएगा तो कुल मिला के समाज के भीतर रहने वाले मेरे और आपके जैसे लोगों के माध्यम से ही। तो पाठ्यक्रम का रोल तो इम्पोर्टेंट है ही, और पाठ्यक्रम को जब तक हम व्यवहारिक धरातल पर रखकर नहीं रखेंगे, देखिए एक साथ हजारों बच्चों के पाठ्यक्रम में जब कुछ बातें आएंगी और अगर वो बदलाव का प्रतिशत कम भी है, कुछ कम बच्चे भी उसको समझ पाते हैं, तब भी उनकी संख्या हजारों में होगी और कुछ ही सालों में ये स्थिति जो है वो मल्टीप्लायर होगी, लाखों में जाएगी। बच्चे इस परिवर्तन को महसूस करेंगे और ये एक बदलाव की प्रक्रिया होगी। साइकोलॉजिस्ट या दूसरे ऐसे पक्ष ये आवश्यक है, इसमें कोई दो राह नहीं कि ये आवश्यक है। पर अगर ये टीचर एजुकेशन में या ट्रेनिंग के अंदर आकर कुछ बातें बताते हैं, कुछ बातों को व्यवहारिक तौर पर बताते हैं, एक बात, और वही बात किसी कैरिकुलम के माध्यम से हजारों, लाखों, करोड़ों बच्चों तक पहुंचती है, दूसरी बात। तो दोनों के अंदर जो है एक मिलकर काम करने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम को अपने आधार पर हमें शामिल करना ही होगा। जैसे पर्पल ग्रुप की बात कही, ये ग्रुप अगर अपना काम शुरू करे और कहीं दिल्ली कैरिकुलम बेस्ड में कहीं 10%, 15% पाठ्यक्रम को लेकर आए, तो आप ये लगाइए कि दिल्ली के सैकड़ों स्कूलों के इस 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास के बच्चों की संख्या देखें तो वो लाखों में होगी। और उन बच्चों को जब ऐसी चीजें देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं तो दिमाग में कुछ जो है एक परिवर्तन की स्थिति आती है। एक साइकोलॉजिस्ट एक ग्रुप को, 40 टीचर्स के ग्रुप को बातचीत कर रहा है, वो अपना काम करे, उससे कोई किसी तरह का कोई जो है वो दुराग्रह नहीं होने की आवश्यकता है। पर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चों को जो लाखों में है, उनको किताबों के माध्यम से हमें उन परिवर्तनों को जिनको हम सोच रहे हैं व्यवहारिकता में लाने के लिए सर काम करना होगा। पाठ्यक्रम या कैरिकुलम डेवलपमेंट का रोल बेहद जरूरी है। वो एक साइकोलॉजिस्ट की अपेक्षा हजारों गुना ज्यादा इफेक्टिव है, मेरा ऐसा मानना है। और वो अपने काम की शुरुआत जितना जल्दी करेगा, साइकोलॉजिस्ट साथियों को उतनी मदद मिलेगी उस चीज को ज्यादा इफेक्टिव ढंग से करने की। क्योंकि
अध्यापकों को अपने स्तर पर, पाठ्यक्रम को अपने स्तर पर और हम सभी को अपने स्तर पर। कहने का मतलब ये है कि हम सब मिलकर एक वही बिग अम्ब्रेला, अंडर द बिग अम्ब्रेला फॉर्म में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी और इसमें पाठ्यक्रम का रोल जो है वो सबसे ऊपर है, मेरा ऐसा मानना है सर। ठीक सर। है, थैंक यू थैंक यू सर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, संदीप जी का है। संदीप जी आप हैं हमारे साथ, तो आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। संदीप जी, आई थिंक। हाँ नमस्ते सर। सर ये जानना चाहते हैं जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनके लिए रिलीजियस जो इश्यूज होते हैं साधना के, पूजा के, वो सारे इश्यूज को फ्लक्चुअल काउंसलिंग के द्वारा क्या पॉसिबल है, दूर कर सकते हैं? कौन बताए, मतलब बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है मान लीजिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने अपने रिलीजन में होते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आपको हिंदुओं के अंदर भी है, वो मुस्लिम समुदाय में भी है, आई होप कि क्रिश्चियन में भी है, हर एक समुदाय में है। तो वो अपने अपने बिलीफ के अनुसार ही है और वो अलग अलग बिलीफ में उनके कल्चरल एस्पेक्ट भी है और वो कल्चरल एस्पेक्ट और रिलीजियस एस्पेक्ट वो अपनी जो हमारा संविधान कहता है उसके अनुसार वो डील होता है और वो प्रॉपर काउंसलिंग के माध्यम से उनको डील किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है। आई थिंक मीना कुछ जोड़ना चाह रही थी। जी सर, थैंक यू सर फॉर अपॉर्चुनिटी। सर मैं जैसे पवन सर ने बोला करिकुलम के बारे में, मैं उससे बिल्कुल अग्री करती हूँ सर। बस मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम सेंसिटाइज नहीं करेंगे लोगों को तो करिकुलम काम नहीं करेगा। हमें करिकुलम जरूर बनाना है सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर करिकुलम को समझने के लिए हमें लोगों के माइंड्स को प्रिपेयर करना है। बस मेरा यही, मैं पवन सर से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। सर करिकुलम बहुत जरूरी है, इसके लिए मेरी इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन करिकुलम समझने के लिए, उसे डिसेमिनेट करने के लिए ये जो इस तरह की जो मैंने जो अपने सजेशंस दिए थे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बस सर मैं यही बताना चाहती थी, ये थैंक यू, कहना थैंक जी यू। जी मैडम। विशाल कोई हाँ बोलना चाह रहे थे। सर 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 जी सर, एक पवन थोड़ा सर सा बोलिए। हाँ, जी जी मेरा ऐसा मानना है सर, सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो तो सदैव एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, सत्य चलता रहेगा सर। और निश्चित रूप से मैडम मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि ये प्रोसेस जितना ज्यादा इफेक्टिव ढंग से काम करेगा उतना ही ये समाज के लिए अच्छा है। सेंसिटाइजेशन थ्रू कैरिकुलम, sensitization through curriculum is also a very important aspect। और Yes, sir. सेंसिटाइजेशन के इस प्रोसेस को और बेहतर इफेक्टिव ढंग से निभाने के लिए जो है कैरिकुलम का जो डिजाइनिंग है वो उस तरह से हो कि सेंसिटाइजेशन का स्पेस उसके अंदर बराबर बना रहे। सोसाइटी जो है वो उसमें अपना जो भी पार्टिसिपेशन कर सकती है बेहतर वो करती रहे। तो सेंसिटाइजेशन को हम कैरिकुलम के माध्यम से अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसका इफेक्टिव एस्पेक्ट या सक्सेस रेट और ज्यादा होता है। मैं आपकी बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल। जी डॉक्टर पवन, माइंड सेट और डिलीवरी, इसकी बात आप दोनों से मुझे समझ में आती है कि माइंड सेट उसको समझने के लिए और जो डिलीवर, क्योंकि जो कंटेंट और करिकुलम है वो तो पेपर है, जो डिलीवर करने वाले लोग हैं वो आप और हमें, उनके सेंसिटाइजेशन की बात आप दोनों करें तो बिल्कुल ठीक करें। विशाल कोई नेक्स्ट? सर एक क्वेश्चन है। जी रोमिर मैम जी। आई वांट टू ऐड टू थिंग्स। एक तो संदीप जी ने बोला कि रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं, तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत ही प्राइवेट इशू है। अगर आप अपने बच्चों को घर में जगह स्पेस देंगे तो वो उसी संस्कार में ढलेंगे। इसके लिए स्कूल एजुकेशन में रिलीजियस को घुसाना कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं लगती। मतलब आप ये एक्सपेक्ट मत करिए शिक्षा के मंदिरों से कि वो उनको रिलीजियसली पढ़ाएं, ठीक है, मतलब रिलीजन की जानकारी दें। सेकेंडली जो सेंसिटाइजेशन की वजह से बात हो रही है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो ऐसे हो जाती है कि अगर कम्युनिटी से गेस्ट लेक्चरशिप ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक लेक्चर 2 लेक्चर, लाइक अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कुछ इस तरह की बातें भी की गई हैं जो लाइक रोजगार से संबंधित हैं या कुछ स्किल डेवलपमेंट्स हैं। तो वहाँ पे उन सक्सेसफुल जो ट्रांस कम्युनिटी से ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन जो हुई होंगे उनको अवसर दिए जाए कि वो वहाँ पे ट्रेन करें। जब वो निरंतर उनके टच में रहेंगे, अगर ऐसा कुछ पॉलिसी में आता है तो उससे उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी जो कि मेन स्ट्रीम के हैं।
थैंक यू। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू मैम। सर विशाल, एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, आई थिंक टाइम हो रहा है। तो डॉक्टर चंद्रकला मैम है, तो मैम प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, जी आपकी आवाज आ रही है। सर मैं जो जैसे राजीव सर ने कहा और मैम लोगों से भी जब मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, तो मुझे भी यही लगता है कि जो धरातल पे काम करने की चीजें वो तो एनजीओ भी कर रही है, सरकार भी कर रही है, एनसीईआरटी भी कर रही है। और राजेश सर ने जैसे बोला कि वो कॉलेजेस से भी जाके जुड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हैं और लोगों से बात किया है। मैं 15 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेज में पढ़ा चुकी हूँ, पर मुझे भी इस तरह का कोई सिलेबस आज तक नहीं दिखाई दिया जो ट्रांसजेंडर से आधारित हो। जबकि मैं तो साहित्य की विद्यार्थी हूँ, साहित्य ही पढ़ाती हूँ। तो इसमें मैंने मतलब जैसे हमारा बहुत काम हो चुका है, इसमें हजारों पीएचडी हो चुकी हैं, आलोचना की इतनी किताबें आ चुकी हैं। अभी पिछला साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मुदगिल जी के नॉवल को मिला है, वो ट्रांसजेंडर पर ही है। लेकिन एक भी पार्ट मेरी निगाह से नहीं गुजरा। अगर एक समलैंगिक पार्ट था इसमें चुगदाई का लिहाब कहानी, तो उसको भी काफी टाइम पहले हटा लिया गया था। तो इसलिए ये काम तो होना है, सिलेबस में तो सब चाहिए ही चीजें। हम बात करते हैं, बिल्कुल मैं बात करती हूँ, मैं जब भी पढ़ाती हूँ क्रिएटिव राइटिंग या किसी भी चीज को, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये हमारा तबका भी इस कहानी में या उपन्यास में अगर नहीं है तो आए। लेकिन मेरे पास खुद का ऐसा सिलेबस नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिसको मैं सामने रखकर बच्चों से बात कर सकूं। तो ये राजीव सर की बात बिल्कुल सही है कि सबके अपने अपने काम हैं, सब अपने अपने स्तर पे करें। पर अगर ये पाठ्यक्रम में ये चीजें बदल दी जाएं, थोड़ी लगा दी जाएं, तो हमारे लिए भी आसान होगा कि हम जो बच्चे नॉर्मल बच्चे भी हैं, हम उनके दिमाग में तो डालें कि ट्रांसजेंडर सिर्फ नाचने गाने वाले और सड़कों पे भीख मांगने वाले, चौराहों पे के लिए नहीं है। वो पढ़ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां मिली हैं। कोलकाता में अभी पहली प्रिंसिपल जो है वो बनाई गई है जो ट्रांसजेंडर से ही आती हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन सिलेबस पे तो आप लोग जैसे एनसीईआरटी से चेंज करवा रहे हैं, ऐसे आप कोशिश करिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगर आप इस तरह के पाठ्यक्रम को अलग चाहे लिटरेचर में लगवाएं या और जैसे मार्क्स को पढ़ते, समाजवाद को पढ़ते, इस तरह की चीजें लगें, तो मुझे लगता है कि एक सार्थक पहल हो सकती है। और हमें भी, क्योंकि हम एनजीओ से या उससे नहीं, हम अपने लिटरेचर से ही बच्चों को इससे जोड़ सकें। बाकी चर्चाएं आपकी और सारी चीजें, सारे मुद्दे तो बहुत अच्छे रहे हैं और बहुत अच्छा लगा इस सेमिनार से जुड़कर हम लोगों को। धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हम लोग की अभी जस्ट आप बात कर रही थी तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि नई शिक्षा नीति की कमेटी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बन गई है और हमने एक दो मेंबर से बात भी किया है। हम लोगों की कोशिश होगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के भी विभिन्न पाठ्यक्रम में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इन चीजों को जोड़ा जाए, तो ये हम लोगों की कोशिश होगी मैडम। बहुत अच्छा सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विशाल, आई थिंक और कोई, हाँ विशाल भैया, जी जी बोलिए जी सर। मैं दो पॉइंट बोलना चाहूंगा सर। एक तो ये कि सर जैसा कि रोमी मैम बोल रही थी कि हमें जो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड लोग हैं, जो इस एरिया में जिनके पास स्टडी है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें उन्हें ना स्कूल एजुकेशन पे शामिल करना चाहिए, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में शामिल करना चाहिए। या फिर राजेश सर जैसे लोग हैं जिनके पास इस एरिया में काफी नॉलेज है, हमें उन्हें लेके आना पड़ेगा बेस पे, जो शायद नहीं है, बेस नहीं है शायद स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इन लोगों को समझने वाले लोग। तो पहले हमें वो काम करना पड़ेगा जिससे कि इनको पहले समझने वाले लोग आए, जो शायद नहीं है, और उस चीज की कमी हम सब लोग महसूस कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। क्योंकि जब भी ऐसा महसूस होता है कि ट्रांसजेंडर हैं या ऐसा पता चलता है कई बार वो बच्चे वहां से छोड़ के चले जाते हैं या उनके पेरेंट्स उनको वापस बुला लेते हैं, जिस कारण से ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। पांचवी या मैक्सिमम 8वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद जब उनकी आइडेंटिफिकेशन काफी ज्यादा होने लग जाती है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो पहला तो एक इश्यू ये है। दूसरा जो मुझे लगता है, दूसरा तरीका जो सुधारने का इसमें जो सबसे बड़ा ये हो सकता है, जैसे हम स्टार्टिंग में देखते थे कि जब हमारे दादाजी का टाइम था, उस टाइम पीरियड पे जो टीचर्स हुआ करते थे वो बच्चों को लाते थे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। अगर बच्चे नहीं पढ़ते थे तो गांव में घर घर जाते थे और उनसे बातें करते थे और उन्हें स्कूल तक लेके आते थे कि बेटा पढ़ो। तो हमारा अभी का जो स्टेज है ट्रांसजेंडर का, वो ये है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा जो चलना नहीं जानता तो हम उसे उसका हाथ पकड़ के उसको चलाना सिखाते हैं। तो अभी का स्टेज ऐसा है कि हमें ट्रांसजेंडर को हाथ पकड़ के उनके बच्चों को लाना पड़ेगा स्कूल तक। और हमारी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को या हमारी एजुकेशन सिस्टम को ये हमें बताना पड़ेगा कि हर स्कूल का ये दायित्व बनता है या हर टीचर का ये दायित्व बनता है कि कम से कम 2 हर टीचर पे 2 या फिर हर स्कूल में 50 या 100 ऐसा कुछ फिक्स कर देना चाहिए कि इतना आपके एरिया से बच्चे, ट्रांसजेंडर बच्चे इस स्कूल में एडमिशन जरूर लेने हैं। आप कैसे लाएंगे, वो कैसे आएगा, ये स्कूल अपने हिसाब से, अपने लोकेलिटी के हिसाब से पॉलिसीज बनाए। मेरे हिसाब से अगर ऐसा किया जाए तो ये बहुत बड़ी शुरुआत होगी और एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जी सर। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा कहा सिया। इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है हम लोगों के बीच में, और तुमने बिल्कुल सही कहा है। विशाल आगे। आई थिंक और किसी हमारे साथी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए। अब आई होप कि लोग निकल रहे हैं तो वोट ऑफ जी थैंक्स जी ही जी करवा दो। जी मुझे जी नहीं जी लगता जी कोई बोलने वाले हैं। जी या जी जी देख लो अब या। जी आई थिंक सर इसको कंक्लूड करते हैं हम। ठीक हाँ है हाँ। सर। तो थैंक यू आप सभी का। अब मैं मिस आकांक्षा जी को इनवाइट करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आकांक्षा मैम प्लीज आइए। आकांक्षा मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आकांक्षा मैम सुन पा रहे हैं आप? आकांक्षा है? जी सर है, आकांक्षा जी हैं शायद। हाँ आ गई आ गई। Thank you, Vishal, for giving this opportunity to me. जी Am I आकांक्षा जी audible? आपकी आवाज, हाँ यस 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 Vishal? हाँ ठीक बोलिए है, बोलो जी। बोलो। Okay, thank you. Thank you, Vishal, for giving this opportunity to me. I would like to thank our today's speaker, Romil Goyal, for sharing her inspirational thoughts with us. I would also like to thank Dr. Pavan and Rajiv Bhatia sir for sharing their inputs. At last, I would like to thank our Professor Rajesh sir for giving us opportunities to interact with all the dignitaries today. Sir, you are really a source of inspiration for all of us. Uh, Once again, I thank one and all present here. Thank you. थैंक यू आकांक्षा। थैंक्स विशाल। थैंक यू। अगर सर। किसी कुछ और भी ऐड करना है तो बाद में तुम्हें चैट बॉक्स या बाकी जैसे भी हो व्हाट्सएप से अपना दे दें। थैंक यू ऑल एवरीबॉडी। गुड नाइट। राजीव, डॉक्टर पवन, एवरीबॉडी थैंक यू। ऑल द रिसोर्स पर्सन्स एंड एवरीबॉडी थैंक यू। गुड नाइट। या Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू। बहुत अच्छा रहा। विल टेक केयर। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक बोला मैंने?